now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बायोमास के बारे में पढ़ा था। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोमास के बाद है विंड एनर्जी। वी सॉ इन क्लास 9th हाउ अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कोज विंड टू ब्लो। तो हवा कैसे चलती है इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। तो जो हवा चलती है, हवा अगर मोशन में जो चीज़ होती है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो हवा है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है तो उसको भी तो हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। तो जो जहाँ पे ये काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का उनको हम बोलते हैं विंड मिल्स। विंड मिल्स में काम होता है ये। फॉर एग्जाम्पल इन अ वाटर लिफ्टिंग पंप रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज़ यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए वेल। जैसे हम मोटर यूज़ करते हैं, जैसे पानी उठाने के लिए कुएं में मोटर रखते हैं पानी खींचने के लिए, तो ऐसे ही विंड मिल भी उसी जो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। टुडे विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अ विंड मिल essentially consists of a structure similar to a large electric fan that is erected at some height on a rigid spot। जैसे हमारे घर में फ़ैन होता है ना, टेबल फैन होता है, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे देखो इसमें देखो, ये काफ़ी हाइट पे हमने एक 3 पंखड़ी वाले फ़ैन की तरह ही होता है और इसको हम ज़्यादा हाइट पे लगाते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसको हम कनेक्ट करते हैं जनरेटर से। तो जनरेटर भी रोटेट करेगा, जनरेटर की जो अंदर कोयल लगी होती है वो रोटेट करेगी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। द आउटपुट ऑफ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज़। यानी सिर्फ एक विंड मिल ऐसा काम नहीं कर सकती कि हमने एक विंड मिल लगा दी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पे लगाया और इलेक्ट्रिसिटी ले ली, तो यानी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी ही निकलेगी। तो उसको हम बड़े इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत सारी विंड मिल्स लगानी पड़ेगी। देयरफॉर अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर लार्ज एरिया विच इज़ नोन एज विंड एनर्जी फार्म। तो जिस जगह पे हम बहुत सारी विंड मिल्स लगा के एनर्जी वहाँ से हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी फार्म। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इज़ ए फार्म इज़ कपल्ड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो एनर्जी जो है, एक विंड मिल, एक जो जी एनर्जी का फार्म होता है दूसरी फार्म के साथ इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कमर्शियल स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, क्योंकि हवा है उसमें हम अपना कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं लगा रहे हैं। जो हवा है वो तो नेचर की दी हुई है। तो ये एफिशिएंट सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है। इसका ये भी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। It requires no recurring expenses for the production of electricity, but there are many limitation in the harnessing wind energy। तो इसकी जो limitations है वो क्या है? Firstly, wind energy farm can be established only at those places where wind blows for the greater part of the year। यानी जो विंड मिल फार्म्स है उनको हम कहाँ पे लगा सकते हैं? ऐसे नहीं है कि हम इसको कहीं भी लगा ले, हवा तो सब जगह चलती है, ऐसे नहीं है। तो जहाँ पे साल के ज़्यादातर पार्ट में, साल के ज़्यादातर टाइम में जहाँ पे हवा चलती हो वैसी जगह पे इसको लगाया जा सकता है। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन। यानी जो हवा की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, यानी इतनी स्पीड जो है होनी चाहिए विंड की। द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टर्बाइन, यही जो टर्बाइन की स्पीड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इतनी ही चाहिए, इसके नियर अबाउट चाहिए। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज सेल टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। यानी जब हवा नहीं चल रही है उस पीरियड के अंदर हम कैसे उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। यानी हमें एक 1 मेगावाट पावर का जनरेटर लगाने के लिए हमें लगभग 2 हेक्टेयर जितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई। शुरुआत में तो अगर कोई भी फार्म जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत होगी। मोर ओवर सिंस द
Tower and blades are exposed to the vagaries of nature like rain, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन. दे नीड अ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस. क्योंकि जहाँ पे भी विंड मिल ये जो हम लगाएंगे तो वहाँ पे हवा तो चलती है, रेन भी होती है, ज़्यादा धूप भी होगी, आंधी तूफान भी आएंगे, साइक्लोन भी आएंगे. तो उन सब से बचाने के लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए. तो इसके लिए हाई लेवल की मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी. नेक्स्ट है अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब तक हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, तो उसके जो इनके अल्टरनेट हैं, दूसरे क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आवर डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज डे बाई डे. आवर लाइफ स्टाइल्स आर ऑल्सो चेंजिंग. वी यूज़ मशीन्स टू डू मोर एंड मोर ऑफ आवर टास्क. यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, अच्छी टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, लाइफ स्टाइल में भी चेंज आ रहा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत है. और बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो हमारी जो मेन चीज़ें हैं जैसे घर है और जो रोटी है और जो रहने की जगह है, यानी जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, खाने के लिए खाना चाहिए, तो वो भी हमारा क्या है, पॉपुलेशन के साथ बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है रहने का. तो एज आवर डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्स ऑफ एनर्जी. जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी के सोर्सेज की ज़रूरत ज़्यादा होगी. वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द अवेलेबल और नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो लुक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जितने सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें, और कोई नए सोर्स भी अगर हम ढूंढें तो हमारा काम चलेगा. Any new source of energy we seek to explore would need specific devices developed with that source in mind. We shall now look at some of latest source of energy. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि नए नए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो किस तरह के हैं, उनकी कैसी टेक्नोलॉजी है. चलो उनके बारे में पढ़ते हैं. तो इनमें से सबसे पहले नंबर आता है सोलर एनर्जी का. सोलर एनर्जी यानी जो सन से एनर्जी हमें मिल रही है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट द रेट ऑफ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स मोर. यानी सन से जो एनर्जी हमें कॉन्टीन्यूस मिल रही है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है. तो जो एनर्जी उसके लिए हमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा है, वो तो हमें डायरेक्टली मिल रही है. ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज आउटर लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. तो जो सोलर एनर्जी का कुछ ही पार्ट हमारे तक पहुंच पाता है. नियरली हाफ ऑफ इट्स एब्जॉर्ब्ड वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस. यानी जितनी एनर्जी सन से निकल रही है उसका लगभग जो हाफ है वो बीच में एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी का जो पार्ट है वो हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है. तो कुछ मेथड है जिससे हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है, देखो ये सोलर कुकर का डायग्राम है. सोलर कुकर में देखो ये इसकी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे कोई भी ये बॉक्स है, हम जैसे लकड़ी का या गत्ते का है, ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर ब्लैक कलर का पेंट करते हैं. ठीक है, ब्लैक कलर का पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है. और यहाँ पे इसको एक ग्लास शीट से ढका हुआ है. ठीक है, ग्लास शीट से ढक रखा है, अंदर खाना रखते हैं. यहाँ पे ये एक मिरर लगा रखा है. मिरर का पर्पज़ देखो क्या है. अब देखो सन की रेज तो ऐसे आएंगी ना, डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ेंगी. ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस खाने के ऊपर पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने एक मिरर सेट कर रखा है. अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कम्पेयर टू वाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज द प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग. तो देखो इसमें हम ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं. ग्लास प्लेट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो यहाँ से अब हीट है इसको जो मिल रही है वो ट्रैप हो जाए, इसके अंदर हीट बाहर ना निकले. जितनी ही ज़्यादा हीट जितनी देर तक रहेगी तभी तो जो खाना है ये अच्छी तरह से पक पाएगा. इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेज आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द डे. ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सनलाइट है वो पूरे दिन भर में तो रहती नहीं है, तो दिन के कुछ टाइम तक ही धूप रहेगी. तो कुछ लिमिटेशन है इसकी कि पूरे दिन में कुछ टाइम पे ही जो सन है वो अवेलेबल रहता है. दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसा क्या है जो 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 हमें दिन भर जो हमारी जो धूप निकली थी उसको हम यूज़ कर सके, तो उसको हमने किससे, इसकी जो ये लिमिटेशन है कैसे ओवरकम किया, उसको एक सोलर सेल यूज़ करके. सोलर सेल्स ये क्या करते हैं, देखो
ये जो सनलाइट दिन में जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं दिन में, और रात को फिर हम इनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ए टिपिकल सेल डेवलप ए वोल्टेज ऑफ 0.1 to 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर एक सोलर सेल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 0.5 से 1 वोल्ट तक की जो वोल्टेज है वो वहाँ पे जनरेट कर सकता है, और जो पावर उससे हमें मिलेगी 0.7 वाट तक की जो पावर उससे हमें मिल सकती है। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल दैट कैन डिलीवर एनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल। तो एक सोलर सेल से तो काम चलेगा नहीं, तो जैसे जैसे ही विंड मिल में किया था हमने, बहुत सारी विंड मिल लगा के विंड फार्म हमें पूरा बनाया था, तो ऐसे ही जो जितने अधिक सोलर सेल हम वहाँ पे लगाएंगे तो कंबाइंड जो अरेंजमेंट अगर सारा बनेगा उसको हम सोलर सेल पैनल बोलते हैं। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे सोलर सेल पैनल। इसमें यहाँ पे ये बहुत सारी प्लेट्स लगी होती हैं, यहाँ पे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेट्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा जो है हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी यहाँ से। द प्रिंसिपल advantages associated with solar cells are that they have no moving parts, require little maintenance and work quite satisfactory without the use of any focusing device। तो जो सोलर सेल है उसकी सबसे ज़्यादा जो मेन एडवांटेज ये है कि ऐसे नहीं है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा या इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा हमारा, ऐसे भी नहीं है। तो इनको जो कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनसे पावर मिलती है। Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very sparsely inhabited areas, which laying of power transmission line may be expensive and not commercially viable। सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है कि इनको कहीं भी किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है। ये नहीं है कि वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, लोग वहाँ से, या हमें किसी के जो यानी खेत ज़मीन लेनी पड़ेगी वहाँ पे बनाना पड़ेगा या हिली एरियाज़ में बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसको हम कहीं भी अपने घर में, घर की छत पे भी इसको हम लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये पैरा इसमें रह गया है, इसके लिए हम चलो नेक्स्ट वीडियो में इस पैरे को हम स्टार्ट करेंगे। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा सोलर सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो सोलर सेल बनते कैसे हैं, सिलिकॉन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज़ अबंडेंट इन नेचर। सिलिकॉन या जर्मेनियम मेटल का इसमें हम यूज़ करते हैं। ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। अब सेमी कंडक्टर क्या है, देखो कुछ मेटल्स जो है कंडक्टर होती हैं, जिन जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं, यानी जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली पास हो सके, उनको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। कुछ क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। तो जिनकी प्रॉपर्टी बीच की होती है, मेटल्स की भी और इंसुलेटर्स की भी, यानी कंडक्टर्स की और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी जिनकी होती है वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे सेमी कंडक्टर है जिनको हम सोलर सेल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। तो जो सारा प्रोसेस है सोलर सेल्स बनाने का वो बहुत ही महंगा प्रोसेस है, क्योंकि जो सेल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं ना आपस में, तो उसको बीच में हम सिल्वर मेटल को यूज़ करते हैं और वो कॉस्टली है मेटल। तो सोलर सेल आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। सोलर सेल को हर जगह यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ट्रैफिक लाइट में, उसमें जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट होती है, उनमें भी सोलर पैनल को यूज़ करके उसको हम करते हैं। और जैसे जो साइड लाइट्स होती हैं पूरे, जैसे जीटी रोड पे जो लाइटें लगी होती है, क्या होती है, दिन के टाइम पे वो चार्ज हो जाती हैं, रात को फिर वो जल जाती है। तो उनमें भी क्या करते हैं, सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर और आई यूज सोलर सेल्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम बनाते हैं, जो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं। रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर पैनल, यानी एंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसमें हम सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर मैनी टॉयज आर फिटेड विद सोलर सेल। टॉयज में भी आते हैं सोलर सेल्स लगे हुए। सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड ऑन ए स्पेशली डिजाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप सो दैट दे आर सोलर एनर्जीज इंसिडेंट ओवर इट। द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल इज हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब तो वैसे डोमेस्टिक यूज़ भी हम करते हैं, घरों में भी लगाते हैं सोलर पैनल। छतों पे देखी होंगी आपने बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं वो लगी हुई। तो ये था सोलर पैनल का टॉपिक था। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सी। सी से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, इसमें सबसे पहले आती है हमारी टिडाल एनर्जी। ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स। तो देखो जैसे मून है और जो अर्थ है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है।
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जो होती है दोनों के बीच में एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा मून है और जो अर्थ रोटेट करती रहती है ना, स्पिनिंग अर्थ इसलिए लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन पुल है उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो सी है, जो समुद्र है, उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रेवल और सम प्लेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजिंग ड्यूरिंग द डे। ये आपने देखा भी होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि जो जो सी का लेवल है, एक बार जो जैसे लहरें उठ के आती हैं फिर वापस चली जाती है, जो सी का लेवल है वो कम ज़्यादा होता रहता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल गिव अस टिडाल एनर्जी। तो जो ये जो पानी का एक लेवल का कम या ज़्यादा होना, इससे हमें क्या मिलती है, इससे हम एनर्जी मिलती है जिसको हम टिडाल एनर्जी बोलते हैं। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea. The turbine fixed at the opening of the dam convert tidal energy to electricity. तो इस tidal energy को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टर्बाइन को रोटेट करवाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी वेव एनर्जी। वेव एनर्जी क्या होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन ए सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे हवा जो चलती है, तो हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हम टरबाइन को रोटेट करवा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। तो वेव्स, उससे वेव्स जनरेट होंगी, जितनी तेज हवा चलेगी तो उससे जो हवा की लहरें हैं उनकी वजह से टरबाइन रोटेट करवा सकते हैं। वेव एनर्जी वुड बी ए वाइबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी। तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो जिसकी वजह से जो वेव को ट्रैप करके हम एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं फॉर रोटेशन ऑफ टरबाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And press the bell icon. Never miss an update.